शाम का अंधेरा फैलते ही मैं और रत्ना बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। यूं तो मैं सुमित्रा को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गुज़श्ता रात नागराज, बेला और पंडित अमरीश की नजरों में आ चुकी थी। उसका चेहरा अभी उनके जहनों में ताजा होगा, फौरी तौर पर पहचान ली जाएगी। हालांकि ये बात भी तय थी कि वो तीनों हमारी तरह सड़कों पर नहीं फिर रहे होंगे कि हम उनकी नजरों में आ जाते। जबकि रत्ना के बारे में मैं ये कह सकता था कि अब तक मेरा और उसका कोई ताल्लुक सामने नहीं आ सका था। मैंने पंडित भेरू से एक खतीर रकम ले ली थी और उसने मुझे टोयोटा की चाबी भी दे दी। पिस्तौल मैंने कपड़े के थैले में लपेट कर कार के डैशबोर्ड वाले खाने में रख दी और एक कैराकॉफ पैसेंजर सीट के नीचे डाल दी। रत्ना ने उस पर पैर रख लिए। ये राइफल रत्ना के लिए थी, मेरे पास पिस्तौल मौजूद थी। रवाना होने से पहले पंडित भेरू ने हमें आशीर्वाद दिया। कार की टैंकी फुल थी, इसलिए मुझे पेट्रोल की फिक्र नहीं थी। शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। मैं कार मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा और फिर एक शॉपिंग एरिया के सामने रोक ली, जहां पानी पूरी का एक ठेला भी खड़ा था। मैंने ठेले वाले को इशारा करके पानी पूरी लाने को कहा। रत्ना ने भी बड़े शौक से दर्जन भर गोलगप्पे खाए और प्याले में भरा हुआ इमली का पानी गटागट पी गई। यहाँ खड़े होने का मेरा मकसद महज गोलगप्पे खाना नहीं था। मैं इस तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रुक कर सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर रुकते हुए हम होटल हिल्टन की तरफ भी गए। होटल के गेट पर 2 मुसल्लह पुलिस वाले नजर आए। मैं रुके बगैर कार को आगे बढ़ा ले गया। तकरीबन 9 बजे के करीब मैंने कार रेड लाइट एरिया के करीब एक नीम तारीख गली के मोड़ पर रोक ली। मैंने रत्ना से कहा, तुम कार में बैठी रहो, मैं चंद मिनट में आता हूँ। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा बंद किया। रत्ना ने उस तरफ झुककर उसे लॉक कर दिया। मैं इधर उधर देखता हुआ रेड लाइट एरिया की तरफ चलने लगा। मैं 2-3 गलियां ऊपर से घूमकर उस अंधेरी गली में दाखिल हो गया जहां लक्ष्मी का कोठा था। मैं मुख्तलिफ दरवाजों के सामने इस तरह रुकता हुआ चल रहा था जैसे यहां मेरी आमद का मकसद अय्याशी के सिवा कुछ नहीं। मैंने उस गली के 2 चक्कर लगा लिए, लेकिन लक्ष्मी वाला दरवाजा मुझे बंद ही नजर आया। अंदर अंधेरा भी था। तीसरी मर्तबा उस तरफ से गुजरते हुए दरवाजे के सामने रुका तो सामने वाले दरवाजे में खड़ी हुई तवाइफ ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। बोली, उधर क्या देखत हो, हमारे द्वार आ जाओ ना। मैं उस दरवाजे के सामने पहुंच गया। वो दराज कामत तवाइफ थी। मैंने जेब से 10 का नोट निकाल कर उसके हाथ में थमा दिया। उस वक्त एक आदमी मेरी तरफ देखता हुआ करीब से गुजर गया था। तवाइफ ने 10 का नोट गिरबान में ठूंसते हुए कहा, आओ भीतर आओ ना। वो मुझे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गई। मैंने वहीं खड़े खड़े पूछा, मैं भीतर नहीं आऊंगा, सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे सामने वाला दरवाजा आज क्यों बंद है। तवाइफ बोली, ये दरवाजा तो उस रोज बंद हो गया था जब लक्ष्मी बाई की हत्या कर दी गई थी। मैं उछल पड़ा, क्या, ये कब की बात है? वो बोली, जिस रोज उसने चौक पर शंकर की हत्या की थी उस रात तो वो गायब रही थी। अगले रोज रात वापस आई तो उसके थोड़ी ही देर के बाद शंकर के आदमियों ने उसकी हत्या कर दी। वो लाश यहाँ फेंक कर चले गए। उसने गली के फर्श की तरफ इशारा किया। फिर बोली, लक्ष्मी बाई की एक लौंडिया भी मारी गई थी, दूसरी को वो अपने साथ ले गए थे। 2 दिन तो ये बाजार भी बंद रहा था। वो कुछ देर के लिए खामोश हुई और एक बार फिर अंदर आने की दावत दी। मैं धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गया। मेरा रुख गली के मुखालिफ समत में था। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर चौंक गया। मैंने मुड़कर देखना चाहा, मगर उस लम्हे कोई सख्त चीज मेरे पहलू को छूने लगी। उसके साथ एक गुर्राती हुई आवाज मेरे कान से टकराई, खामोशी से चलते रहो, अगर शोर मचाया या कोई हरकत की तो गोली मार दूंगा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये वही आदमी था जो उस वक्त मेरे करीब से गुजरा था जब मैं उस तवाइफ को 10 का नोट दे रहा था। मैं खामोशी से चलता रहा। हम उस गली से निकलकर दूसरी गली में आ गए। वो सुनसान थी और ज्यादा तारीक भी। उस शख्स ने गुर्रा कर हुक्म दिया, रुक जाओ, जेब में जो कुछ है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मेरी जेब में एक अदद पिस्तौल भी है जिसमें 6 गोलियां मौजूद हैं। मेरे पास रकम भी तुम्हारी तवक्को से बहुत ज्यादा है। सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे शक्ति लाल के पास ले चलो। वो कहाँ है? वो शख्स गड़बड़ा गया। बोला, शक्ति, कौन हो तुम? फिर एकदम से आकर उसने मेरे पैर छुए और दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला, क्षमा कर दो गुरु, मैं पहचाना नहीं। मैं तो मोटी आसामी समझकर तुम्हारे पीछे लग गया था। मैंने गौर से उस शख्स को देखा। ये शक्ति का वो चौथा साथी था जो शंकर पर हमले वाले दिन उनके साथ था। उसने मुझे आवाज से पहचान लिया। मैंने पूछा, शक्ति कहाँ है? अपनी खोली में। वो बोला, नहीं गुरु, वो बस स्टैंड के इलाके में है, मेरे साथ आओ, सामने वाली सड़क से हमें ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। मैंने कहा, ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं है, मेरे पास कार है, मेरे साथ आओ। हम मुख्तलिफ गलियों से होते हुए उस गली में आ गए जहां कार खड़ी थी, लेकिन कार के करीब पहुंचते ही मैं उछल पड़ा। रत्ना कार में नहीं थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर पैसेंजर साइड वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा। दरवाजा खुल गया। मेरी नजर सबसे पहले सीट के नीचे गई। उसकी हालत बता रही थी कि कैराकॉफ राइफल वहां मौजूद नहीं।
मैं दरवाजा बंद करके इधर उधर देखने लगा। एक लम्हे के अंदर अंदर मेरे जहन में सैकड़ों ख्यालात आए थे और फिर गली के अंदर की तरफ तारीकी में एक हयूले को मुतहर्रक देखकर मैंने जेब से पिस्तौल निकाला, लेकिन वो हयूला जैसे ही आगे आया मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो रत्ना थी। रत्ना ने गली की तरफ इशारा किया, बोली एक आदमी मशकूक अंदाज में 2-3 मरतबा कार के सामने से गुजरा था, इसलिए मैं कार से उतरकर उस मकान की तारीक ड्योड़ी में छुप गई थी। शक्ति के चेले ने आगे बढ़ते हुए कहा, किसकी हिम्मत है जो हमारे इलाके में हमारे आदमियों को परेशान करे? मुझे बताओ दीदी कौन थे वो? मैंने कहा तुम बैठो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पिछले दरवाजे को अनलॉक कर दिया। रत्ना अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई कैराकॉफ दोबारा सीट के नीचे रख दी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। बस स्टैंड के इलाके में पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। शक्ति का चेला गोविंद रास्ते भर बोलता रहा। उसके कहने पर मैंने कार एक जगह रोक ली। वो हमें रुकने का कहकर खुद कार से उतर गया। मैं कुछ देर तक उसे एक तरफ जाते हुए देखता रहा। ये बारौनक शॉपिंग एरिया था। मैंने कार आगे बढ़ा दी और एक शॉपिंग सेंटर के सामने पार्किंग एरिया में ऐसी जगह रोक ली जहां से मैं चारों तरफ निगाह रख सकता था। 10 मिनट गुजर गए, ना ही गोविंद वापस आया और ना ही शक्तिलाल की सूरत दिखाई थी। रत्ना बड़बड़ाई, ये गोविंद कहाँ गायब हो गया? मैंने कहा इन लोगों का कोई एक ठिकाना तो नहीं है, वो शक्ति को तलाश कर रहा होगा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे लक्ष्मी के बारे में बताने लगा। रत्ना अफसोस का इजहार करते हुए बोली, बेचारी, उसने अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी। हमारे साथ रहती तो महफूज रहती। वो लोग उसकी ताक में होंगे और लक्ष्मी जैसे ही वहां पहुंची उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मैंने कहा शंकर की मौत के बाद वो खुद भी शायद जिंदा नहीं रहना चाहती थी। रत्ना बोली, अरे ये यहाँ कहाँ? मैंने पूछा कौन? वो सामने इशारा करते हुए बोली, वो रजनी है, मेरे साथ प्रेम निवास रेस्टोरेंट में काम करती है। साड़ी में मलबूस दराज कामत एक लड़की एक अधेड़ उम्र आदमी के साथ उस तरफ आ रही थी। वो सामने वाले शॉपिंग सेंटर से निकले थे और दोनों के हाथ में शॉपिंग बैग थे। वो पार्किंग एरिया में दाखिल होकर हमारी तरफ ही आ रहे थे और फिर दाईं तरफ वाली कार के करीब रुक गए। मर्द कार का दरवाजा खोलने लगा। रत्ना कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ी, बोली, अरे रजनी। रजनी बड़ी गर्मजोशी से उससे मिली। वो 2-3 मिनट तक बातें करती रहीं। रजनी की बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि रेस्टोरेंट वालों को रत्ना पर किसी किस्म का शुबा नहीं था। अलबत्ता सेठ परेशान जरूर था कि वो बगैर इत्तला के इतने रोज काम पर क्यों नहीं आई। एक मुलाजिम को उसके घर भी भेजा गया था, मगर वहां ताला लगा हुआ था। रजनी का साथी कार में बैठ चुका था। फिर रजनी भी रत्ना से हाथ मिलाकर कार में बैठ गई। रत्ना अपनी कार में आ गई और रजनी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह करने लगी। रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ये इत्मीनान तो हुआ कि रेस्टोरेंट में मेरे बारे में किसी को शुबा नहीं हुआ। मैंने कहा इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारा मकान इस्तेमाल कर सकते हैं। रत्ना बोली, बिल्कुल, अब हमें वहां जाने में भी कोई खतरा नहीं है। 10 मिनट और गुजर गए और फिर शक्ति और गोविंद दिखाई दिए। वो उस जगह खड़े थे जहां मैंने गोविंद को कार से उतारा था। वो दोनों इधर उधर देख रहे थे। मैंने कार का हॉर्न बजा दिया। शक्ति ने उस तरफ देखा तो मैंने खिड़की से हाथ निकाल कर हिला दिया। शक्ति तेज तेज कदम उठाता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ आ गया। इस दौरान मैंने कार का पिछला दरवाजा खोला। वो हाथ जोड़ते हुए खिड़की के सामने झुक गया। पाए लागू गुरु। मैंने कहा अगर तुम्हें यहाँ कोई जरूरी काम नहीं तो पहले बैठ जाओ। शक्ति बोला, यहाँ कोई काम नहीं गुरु। फिर गोविंद की तरफ देखते हुए हाथ हिलाया और पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार को पार्किंग एरिया से निकाला और सड़क पर एक तरफ मोड़ दी। 10 मिनट बाद मैंने कार को एक मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ कर रोक ली। उस वक्त 9 बजने वाले थे और उस सड़क पर इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। मैंने इंजन बंद कर दिया और सीट पर पीछे मुड़कर बैठ गया। मैंने शक्ति के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, सबसे पहले ये बताओ कि कल रात तुम होटल हिल्टन कैसे पहुंचे और तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम उस होटल के अंदर और छठी मंजिल पर किस कमरे में हैं? शक्तिलाल मुस्कुरा दिया। वो चंद लम्हे रत्ना की तरफ देखता रहा, फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, बात यह है गुरु कि कल रात जब आप लोग होटल हिल्टन में दाखिल हुए थे तो मिट्ठू राम ने तुम्हें और राधा को देख लिया था। मिट्ठू राम ने फौरन ही मुझे ठाकुर रेस्टोरेंट फोन कर दिया। उसे मालूम था कि मैं उस वक्त वहीं बैठा हूँगा। रेस्टोरेंट में न भी होता तो चंद मिनट के अंदर अंदर मुझे पैगाम मिल जाता। बहरहाल मिट्ठू का पैगाम मिलते ही मैं वहां से भाग निकला। उस वक्त 3-4 लड़के मेरे साथ थे। मुझे मालूम नहीं था कि नागराज हिल्टन की छठी मंजिल के किस स्वीट में ठहरा हुआ है। मैंने जैसे ही सुना कि तुम लोग भी वहां पहुंच गए हो तो मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं जब होटल पहुंचा तो मिट्ठू राम ने बताया कि तुम लोग उनके कब्जे में आ चुके हो और वो लोग तुम्हें नागराज वाले कमरे में ले गए हैं। दरअसल जब तुम लोगों को लिफ्ट से निकलते ही 2 आदमियों ने राइफल की जद पर लिया था। मिट्ठू उस वक्त जीने पर था। वो फौरन ही वापस आ गया। वो उस वक्त अकेला था, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। वो बाहर आकर हमारा इंतजार करने लगा।
सूरत हाल का इल्म होते ही मैं भी परेशान हो गया। अगर हम छठी मंजिल पर हल्ला बोल देते तो कोई फायदा ना होता, तुम्हें और हमें नुकसान उठाना पड़ता। मैंने एक और तरफ से रिस्क लेने का फैसला किया। उस वक्त मेरे साथ 5 आदमी थे जिन्हें मैंने मुख्तलिफ पोजीशनों पर खड़ा कर दिया और भनोट को बाहर से छठी मंजिल के आखिरी कमरे की खिड़की पर फायर करने का इशारा किया। उस वक्त खिड़की के करीब कुछ साए से हरकत करते नजर आ रहे थे। भनोट की चलाई हुई पहली गोली पता नहीं किस तरफ चली गई थी, अलबत्ता दूसरी गोली खिड़की के शीशे पर लगी। मुझे तवक्को थी कि शीशा टूटने से कमरे में कुछ खलबली जरूर मचेगी और तुम लोग उससे फायदा उठाने की कोशिश करोगे। वो खामोश होकर चंद लम्हे मुस्कुराता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। खिड़की के करीब कुछ अफरा तफरी नजर आई। अंदर की तरफ क्या हो रहा था उसका भी मैं कुछ अंदाजा लगा सकता था। हम लोग भी फौरन हरकत में आ गए। एक आदमी बाहर वाले गेट पर खड़ा हो गया। लॉबी में भी 1-2 फायर करने से हमारा मकसद हासिल हो गया था। लोग कमरों में और कोनों खुदरों में घुस गए। थोड़ी ही देर के बाद ऊपर से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे समझने में देर न लगी कि छठी मंजिल के उस कमरे में मारका शुरू हो चुका है। मैं मिट्ठू को लेकर लिफ्ट की तरफ दौड़ा। मैंने तय कर लिया था कि अगर तुम लोगों में से किसी को नुकसान पहुंचा तो नागराज के आदमियों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिफ्ट से निकलते ही तुम लोगों से सामना हो गया और जब ये पता चला कि नागराज दूसरी लिफ्ट से नीचे गया है तो हमारे लिए वहां रुकने का मौका नहीं था। लेकिन नागराज उस वक्त हमें धोखा देने में कामयाब हो गया। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, राधा की मौत का मुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन उसकी मौत रायगा नहीं जाएगी। हम उसका बदला जरूर लेंगे। मगर गुरु, तुम्हारे साथ वो लंबा सा आदमी और वो छोकरिया कौन थी? मैंने कहा, पंडित भेरू। शक्ति उछल पड़ा, बोला, मगर उसे तो नागराज ने मंदिर में ही जलाकर भस्म कर दिया था। मैंने कहा, मंदिर भस्म हो गया था, भेरू बच निकला था। मंदिर को आग लगाए जाने से पहले मैं तकरीबन 2.5 महीने उसके पास रहा था और अब भी उसके पास ही हूँ। 3-4 रोज पहले इत्तेफाक से उससे मुलाकात हो गई थी। ये गाड़ी भी उसी की है। बहरहाल तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? गुज़श्ता रात मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारे परिवार में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। शक्ति मुस्कुरा दिया, बोला, हाँ गुरु। शंकर और उसके 3-4 बड़े गुर्गों की मौत के बाद कुछ और लोग यहाँ कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक मैं भी हूँ। मेरे परिवार में अब 10 आदमी हैं, जिनमें 2 छोकरियां भी हैं। मैंने पूरे शहर में ये बात घुमा दी है कि कोई दुकानदार किसी बदमाश को हफ्ता न दे। हम बगैर भत्ते के उनकी रक्षा करेंगे। तुम्हारी कृपा से यहाँ हमारे कदम जम रहे हैं गुरु। मैंने कहा, लेकिन तुम किसी को बिला वजह तंग नहीं करोगे और किसी पर जुल्म नहीं करोगे। शक्ति बोला, जो खुद जुल्म का शिकार रहा हो वो किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं कर सकता। अलबत्ता किसी जालिम को नहीं छोड़ूंगा। मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा, नागराज का क्या हुआ? उसे तलाश करना बहुत जरूरी है। शक्ति बोला, कल नागराज हमें धोखा दे गया था। तुम समझे थे कि वो लिफ्ट के जरिए फरार हो गया, लेकिन वो हरामी सामने वाले कमरे में घुस गया था। मैं चौंक गया। कहा, सामने वाले कमरे में? मुझे याद आ गया कि जब मैं नागराज के कमरे से बाहर निकला था तो सामने वाले कमरे के सामने एक औरत खड़ी थी जिसने मुझे देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी और मेरे पूछने पर उसने बताया था कि नागराज लिफ्ट की तरफ भागा है। बात अब मेरी समझ में आ गई थी। नागराज ने मुझे गुमराह करने के लिए अपने गले का स्याह नाग राहदारी में जरा आगे फेंक दिया था और खुद उस कमरे में घुस गया था। यकीनन सामने वाला कमरा भी उसी के इस्तेमाल में रहा होगा। शक्ति बोला, बेला और पंडित अमरेश भी उसी कमरे में थे। मैं और भनोट रात भर होटल हिल्टन के आसपास मौजूद रहे थे। तुम लोगों के जाने के थोड़ी ही देर के बाद पुलिस बड़ी तादाद में वहां पहुंच गई थी और कुछ बेगुनाहों को पकड़ा भी गया था। रात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ बदमाशों को भी पकड़ा गया था, मगर मेरे आदमी महफूज ही रहे थे। मैंने कहा, नागराज का सुराग लगाओ शक्ति। अगर वो इस शहर से निकलने में कामयाब हो गया तो उसे शक्ति हासिल करने का मौका मिल जाएगा और तुम जानते हो जख्मी नाग ज्यादा खतरनाक होता है। शक्ति ने कहा, चिंता मत करो गुरु, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में पता चला लूंगा, लेकिन तुमसे राब्ता करने का मसला है। कोई इमरजेंसी हो तो कैसे इत्तला दूं? मैंने उसे पंडित भेरू का फोन नंबर बता दिया। 3 हिंसों का ये नंबर याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर मैंने डैशबोर्ड के खाने से कपड़े का थैला निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, ये 1 लाख रुपए हैं। अपने आदमियों को कुछ खिलाओ पिलाओ, उनके हुलिये बदलो, ताकि जरूरत के वक्त बड़े होटलों और क्लबों में आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो। शक्ति बोला, तुम तो मुझे अपने एहसानों के बोझ तले दबाए जा रहे हो गुरु। मैंने कहा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मेरे पास पैसे हैं तो तुम्हें दे रहा हूँ, न होते तो शायद मैं तुमसे ही कुछ मांग लेता। शक्ति बोला, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है गुरु। मैंने सीधे होकर इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? वो इधर उधर देखते हुए बोला, मुझे गांधी स्ट्रीट के कॉर्नर पर उतार देना, वहां से आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैंने कार आगे बढ़ा दी। कई मरतबा गांधी स्ट्रीट से गुजरने का इत्तेफाक हुआ था। शहर के तमाम रास्ते मुझे अजबर हो चुके थे, इसलिए गांधी स्ट्रीट तक पहुंचने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। यह भी शहर का एक बारौनक इलाका था।
यहाँ चंद बड़े होटल और नाइट क्लब भी थे। सालार बाजार की तरह यहाँ भी ज्यादातर सयाहों का रश रहता था। एक बड़ी कुशादा सड़क थी और उसके दाएं बाएं लातादाद छोटी सड़कें थीं जहाँ दुकानें वगैरह थीं। मैंने कार गांधी कॉर्नर पर रोक ली। शक्तिलाल ने हम दोनों को प्रणाम किया और थैला संभाल कर कार से उतर गया। मैंने कार आगे बढ़ा दी। मैंने रत्ना से कहा, तुम्हें भूख लग रही होगी, बेहतर है कहीं रुक कर कुछ खा पी लिया जाए। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? वो बोली, वहीं चलो, सूरत हाल का सही अंदाजा भी हो जाएगा। मैंने कार एक और सड़क पर मोड़ दी। फिर कहा, या सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा या धर लिए जाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने कार प्रेम निवास रेस्टोरेंट से चंद गज आगे फुटपाथ के साथ लगाकर रोक दी। रेस्टोरेंट में सिर्फ 1-2 मेजें ही खाली थीं। रत्ना ने मुझे एक खाली मेज पर बैठने को कहा और खुद काउंटर की तरफ चली गई। हमारे अंदर दाखिल होते ही सेठ ने रत्ना को देख लिया था। मैं खाली मेज पर बैठ गया। रत्ना तकरीबन 5 मिनट के बाद आई थी। उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, क्या हुआ, खैरियत? उसका लहजा बिगड़ा हुआ था। बोली, साला हरामी, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। कहता है अगर कल काम पर नहीं आई तो मैं नौकरी खत्म कर दूंगा। बाकी कुछ नहीं, सब खैरियत है। उस वक्त वेट्रेस भी आ गई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर रत्ना की तरफ देख कर मुस्कुरा दी। बोली, कहाँ गायब हो दीदी? वो सेठ तुम्हारी छुट्टी करने का सोच रहा था। रत्ना बोली, कर दे छुट्टी, मुझे अब इस नौकरी की परवाह नहीं है। वेट्रेस बोली, कहीं और काम मिल गया है क्या? उसने मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। रत्ना मुस्कुराई, बोली, हाँ यही समझ लो, और काम भी पक्का है। अच्छा तुम ये बताओ, इतने दिनों में कोई मुझे पूछने तो नहीं आया? वेट्रेस ने नफी में सर हिला दिया। बोली, नहीं, अलबत्ता तुम इतने रोज नहीं आई तो सेठ ने हरीश को तुम्हारे घर भेजा था, वहां ताला लगा हुआ था। तुम आजकल कहाँ रह रही हो? रत्ना मुस्कुराई, बोली, ऐश हो रहे हैं, तुम हमारे लिए कॉफी और सैंडविचेस लेकर आओ। चंद मिनट के बाद वेट्रेस ने मतलूबा चीजें हमारी मेज पर सर्व कर दी। सैंडविच खाते और कॉफी पीते हुए मैं आसपास दिख रहा था। मुझे वो वेट्रेस नजर नहीं आई जिसने उस रोज मेरी मुखबरी की थी। मैंने वेट्रेस को बिल लाने को कहा। उसने फौरन ही प्लेट हमारे सामने रख दी जिसमें बिल रखा हुआ था। रत्ना ने मुझे बिल अदा करने से रोक दिया और अपने पर्स में से 10 का नोट निकाल कर वेट्रेस को टिप दे दी और प्लेट में से बिल उठा लिया। वो उठते हुए बोली, ये बिल मैं काउंटर पर अदा करूंगी। बिल 34 रुपए का था। रत्ना ने पर्स में से 10-10 के 4 नोट निकाल कर बिल के साथ सेठ के काउंटर पर रख दिए। बोली, 6 रुपए तुम्हारी टिप, जेब में रख लेना। सेठ खूंखार नजरों से उसे घूर कर रह गया। मैं भी सेठ की तरफ देख कर मुस्कुराता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। हम रेस्टोरेंट के दूसरे दरवाजे से निकले थे। हमें ऊपर से घूमकर कार की तरफ आना पड़ा। मैंने जेब से चाबी निकाल कर दरवाजा खोला और अपनी सीट पर बैठकर दूसरी तरफ के दरवाजे की लॉक नॉब हटा दी। रत्ना भी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया और कार को घुमाते हुए जैसे ही मेन रोड पर आया, पीछे से एक गुर्राहट सुनकर उछल पड़ा। अगले चौक पर कार को नेहरू मार्ग की तरफ मोड़ो मिस्टर नाजी। मेरे हाथ गैर इरादी तौर पर स्टीयरिंग से उठ गए और कार सड़क पर लहराने लगी। पीछे बैठा हुआ शख्स गुर्राया, कार संभालो। उसके साथ ही उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल मेरी गर्दन से लग गई। कार बड़ी तेजी से फुटपाथ की तरफ जा रही थी। अगर मैं बर वक्त उसे न संभाल लेता तो वो फुटपाथ से टकरा कर उलट जाती या इसी नौयत का संगीन हादसा पेश आ सकता था। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने सामने लगे हुए आईने में देखा। आईने में नजर आने वाले शख्स के चेहरे का अक्स बहुत ही खौफनाक था। गहरी रंगत, बड़ी बड़ी मूछें जो रुखसारों के करीब से ऊपर को मुड़ी हुई थी। राजस्थानी मर्द आमतौर पर ऐसी खौफनाक किस्म की मूछें रखना पसंद करते हैं। शेव गालिबन 1 रोज पहले बनाई थी। सर के बाल भी बहुत करीने से तराशे हुए थे। गहरी रंगत पर उसके माथे पर सफेद कुश्का अजीब सा लग रहा था। स्याह मूछों के नीचे उसके चमकते हुए सफेद दांत भी बड़े पुरस्कार लग रहे थे। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ जमाते हुए कहा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उस वक्त मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो रही थी। वो बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर मुखातिब किया था, इसलिए तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है। सिर्फ 24 घंटे पहले नागराज की मौजूदगी में 4 बंदे तुम्हारे हाथों मारे गए और तुम इस कदर आजादी से घूम रहे हो। उस शख्स का लहजा भी सांप की फुनकार से मिलता जुलता था। मैंने अनजान बनते हुए कहा, ओह, तो तुम नागराज के चेले हो।